हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। कक्षा 10 विज्ञान की ये वीडियो है, बिल्कुल नई नवेली। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हम कर रहे थे, जिसमें से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हम कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का मतलब ये है कि रिवीजन भी हमारा हो जा रहा था बहुत सारा कॉन्सेप्ट, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, जो 70 में से 20 नंबर आते हैं, वो 20 में से 20 हम यहाँ पे पक्के कर रहे थे। 110% की हमारे आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब जैसे कि ये पेपर जो उठाया मैंने वो 2024 का है, और इस पेपर का कोड 824 आईपी है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि 2024 में कुल 7 साइंस के पेपर छपे थे यूपी में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। कुछ मतलब जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक जोन बना देते हैं, तो कुल 7 अलग अलग जोन बने थे और 7 अलग अलग पेपर बटे थे। कब? 2024 में। तो वो 7 अलग अलग पेपर में से ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये 7वां ही है। इसके पहले के 6 पेपर मैं आपका करा चुका हूँ। मतलब कि 7 पेपर अगर मैंने करा दिए, और एक पेपर में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 सते 140 क्वेश्चन। भाई एक पेपर में 20 होता है, 7 पेपर मैंने करा दिया, तो 140 क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे। ये 20 तो आपके सामने है ही, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उन्हें तो सब कुछ पता है, जो नए हैं उन्हें बता दूं। इसके अलावा 6 और वीडियो, जिसमें से 5 तो वीडियोज सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और एक शॉर्ट वीडियोज के फॉर्म में, बिल्कुल जो नई नई लेटेस्ट वीडियो मैंने डाली है उसमें 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो 6 पेपर वो, और ये 7वां। ठीक है। तो 140 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और ये पेपर मैं बता दूं, बहुत लकी होगा वो बच्चा पिछले साल जिसको ये 824 आईपी पेपर कोड वाला पेपर मिला होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आसान पेपर है। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं ना, वो अपना यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मेरे से पहले आंसर देके अपना वो क्लियर कंफर्म कर सकते हो कि चलो कुछ कुछ सवालों के जवाब आपको आते हैं, या फिर आप 20 में से 20 लाने के रास्ते पर ठीक चल रहे हो। ठीक है। चलिए, तो एक बार क्लास को अब शुरू कर लेते हैं और मेहनत से पढ़ेंगे। तो देखो, ये पहला पड़ाव है तुम्हारे लाइफ का, 10वीं बोर्ड, पहली बार तुम ऐसे किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हो। तो आगे भी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा भी। तो तुम्हारे लिए 4 लाइनें थोड़ा सा पढ़ के जो तुम्हें थोड़ा हौसला दे, ताकि तुम वीडियो को स्किप करके भागो मत, पढ़ लो इस वीडियो में। 15-20 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो तुम्हारे लिए कहता हूँ कि आज रास्ता बना लिया है। अगर पढ़ रहे हो तो, भाग रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। तो आज कह रहे हैं कि आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। हमारा हमारा पहला सवाल जो है वो कह रहा है, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। देखो, लेंस से अगर आभासी सीधा और छोटा बनाना है तो आपको अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उत्तल लेंस जो है वो आभासी सीधा जब बनाता है तो आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है, और समतल लेंस तो खैर होगा ही नहीं आंसर। ठीक है। तो अवतल लेंस इसका ठीक ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, और गोलीय दर्पण है, कोई भी ले लो। जब वो गोलीय दर्पण कह रहा है तो चाहो तो तुम अवतल ले लो, और चाहो तो तुम उत्तल ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। वो कह क्या रहा है कि ये जो पोल है, पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच की वक्रता केंद्र यानी कि सी और ध्रुव यानी कि पोल के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। वैसे यहाँ पे भी अगर ये पोल है, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसके बीच की दूरी उसने बता दी कितनी है, 20 है। तुम देखोगे ये वक्रता त्रिज्या है, यानी कि कहीं ना कहीं इसने आर दे दिया, कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। और दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से जो बीच में यहाँ पे कहीं पे फोकस आता है उसको फोकस दूरी कहते हैं। पोल से यहाँ पे कहीं पे फोकस आएगा तो फोकस दूरी कहते हैं। वो निकालना है, यानी कि f बराबर क्या होगा वो निकालना है। अब तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि f बराबर क्या होता है, r/2। r है 20, तो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो वो तो प्रकीर्णन। इसका जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। आप सभी को पता है सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन के ही कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। और अपवर्तन की बात करें तो वायु में अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना जो है वो दिखाई देता है। तो ये सवाल भी रिपीट हो गया कई बार। और विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म से जब प्रकाश की श्वेत किरण आती है और अपने कई मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण से भी संबंधित सवाल आते हैं प्रिज्म से रिलेटेड, अभी आगे देखेंगे। चौथे नंबर का सवाल है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो मैं तो लिख दूंगा पावर बराबर +2 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। अब मुझे f निकालना है और वो सेंटीमीटर में निकालना है। देखो वैसे तो
पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, लेकिन f जब मीटर में रखते हैं ना तो ये पावर की यूनिट डायोप्टर में आती है। यानी कि अगर इस फॉर्मूले से हम f निकालेंगे तो हमारा f मीटर में आएगा। तो एक बार निकाल लेते हैं, +2 इज इक्वल्स टू 1/f। f जो आएगा वो मीटर में आएगा, तो f बराबर हो जाएगा +1/2, यानी कि +0.5 भाग दे दोगे तो 0.5। और चूंकि ये मीटर में है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर बराबर 100 से गुणा कर दोगे, अब आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये प्लस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लो, ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहली बात तो ये बताओ कि फ्यूज तार को जोड़ लगाते क्यों हैं। फ्यूज तार लगाया जाता है, फ्यूज तार लगाया जाता है घर में जो हमारे बल्ब हैं या फिर फैन है या फिर फ्रिज कूलर, जितने भी गैजेट्स हैं उनको बचाने के लिए, ताकि अगर बिजली कभी अप या डाउन हो जाए तो वो सेफ रहें। कैसे सेफ रहेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो मेन सप्लाई आएगी, जो लाइव वायर होगा जिसमें करंट होगी, उससे सीरीज में, किसमें, सीरीज में हम क्या करेंगे, फ्यूज लगा देंगे। और वो फ्यूज ऐसे तार का लगाएंगे जो बहुत पतला होगा और उसका गलनांक बहुत कम होगा, ताकि थोड़ी सी भी अगर सप्लाई तेज हुई तो ये गल जाए। और सीरीज में होगा, यहाँ पे मान लो फ्यूज तार तुमने यहाँ पे लगा दिया, फिर आगे तुम्हारे घर की सारी सप्लाई है, ठीक है, तो ये जैसे ही तेज लाइट आएगी ये गल जाएगा, गलेगा तो दोनों का कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूटते ही घर में आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो आपका पूरा सर्किट सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में क्यों, क्योंकि फ्यूज उड़ते ही सब लोगों की सप्लाई बंद हो जाए। श्रेणी क्रम का ये देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट है, घरों की वायरिंग पैरेलल में की जाती है, समांतर क्रम में, ताकि एक कोई गैजेट खराब भी हो जाए एक तार तो बाकी चलते रहें। पर जब फ्यूज लगाते हैं तो सीरीज में, ताकि वो एक साथ सबको बचा ले, ठीक है, तो वो जीवित तार या फिर लाइव वायर में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1 x2 x3 हैं या इनसे प्रदर्शित किया जाए तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो शक्ति क्या होता है, P बराबर W/T, ये वाला फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा ही होगा। P बराबर मतलब शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या 1 सेकेंड में किए गए कार्य को कहते हैं शक्ति, पावर। तो P बराबर W/T। अब इसके मात्रकों की बात कर रहा है तो भाई जैसे ये फॉर्मूला है वैसे इसका मात्रक बनेगा, तो वहाँ पे सबका मान रख दो, x1 x2 x3 लाइन से, P W और T। तो x1 बराबर क्या लिखोगे तुम, x2 बाई क्या लिखोगे तुम, x3। ये गुणा कर दो तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 x3। देख लो कहाँ पे है, x2 बराबर x1 x3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो मैं तो लिख दूंगा I बराबर 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, I बराबर 10 एम्पियर। इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। समय भी इसने दे दिया 2 सेकेंड, और कह रहा आवेश यानी कि Q बराबर क्या होगा। अब तो सभी लोगों ने पढ़ा है Q बराबर I इंटू टी, यानी दोनों का गुणा कर दो तो 10 दूना कितना हो गया, 20। और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्योंकि I जो है वो एम्पियर में है, समय सेकेंड में है, तो इसका भी मात्रक जो आएगा वो जेन्युइन वाला आएगा, Q बराबर कितना, 20 कूलॉम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे केमिस्ट्री से आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद होना चाहिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई बार ये भी पूछा गया है कि जब पीओपी में पानी मिला देते हो तो क्या बनता है, तो आपको याद होना चाहिए क्या बनता है, जिप्सम बनता है। क्या बनता है, जिप्सम बनता है। और जिप्सम का फॉर्मूला भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, क्यों, क्योंकि अभी पिछली वीडियो में ही लाइव में आया था, जब लाइव क्लास की थी मैंने, तब मैंने पूरा जिप्सम का फॉर्मूला और ये पूरी रिएक्शन भी एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जिप्सम का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, 7 पे उदासीन होता है, 7 से कम रहता है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षारीय हो जाता है। तो ये 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसका IUPAC नाम CHO, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कार्बन भी है, तो काउंटिंग यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3, चाहो तो 1 2 नीचे भी आओगे 3, तब भी सेम टू सेम ही कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो 2 नंबर पे देखो एक भीड़ भाड़ है, तो 2 नंबर पे क्या है, मेथ एक कार्बन है, और भीड़ भाड़ में इले लगाते हैं तो 2 मेथिल, और फिर कार्बन चेन का नाम 3 है, तो प्रॉप सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आखिरी में CHO है तो इसका एल्डिहाइड, इसका सफिक्स अल होता है, तो अल जोड़ देंगे तो प्रोपेनल, ऐसे लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आल वाला गलत है, 2 मेथिल प्रोपेनल, क्योंकि
आल होता है, OL होता है एल्कोहल के लिए, बॉन्ड OH के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, निष्क्रिय गैस है। देखो निष्क्रिय तो कतई नहीं होगा, हालांकि 7 इलेक्ट्रॉन वाला जो तत्व है उनको हम लोग हैलोजन कहते हैं। हैलोजन, वो जो सीरीज होती, जो ग्रुप होता है पूरा हैलोजन का, जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ये सब आ जाते हैं। तो ये सब एक्चुअली में देखा जाए तो धातु और अधातु में ये लोग अधातु की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पे कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र CaNO3 होल ट्वाइस, ये तो सभी लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। CaNO3 होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। देखो अगर पहले तो इन सभी को अगर मैं बनाऊं एक बार, C2H2 को बनाऊं तो 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 2 ही है, तो कार्बन की 2 संयोजकता पूरी है, 3 बाकी है, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा। 3 1 4 3 1 4 तभी पूरा होगा। तो ये C2H2 बना दिया तुमने। CH4 बनाओगे तो C और 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। C2H2 बनाओगे तो 2 और यहाँ पे 3 3 हाइड्रोजन, तो C2H6 बन जाएगा। C2H6 C3H8 बनाओगे तो C बॉन्ड C 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन, 5 3 8 हाइड्रोजन। यानी कि देख रहे हो कि 1 2 3 ये तीनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर एकल बंध होगा या फिर इंग्लिश में कह लो सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो कार्बन की श्रृंखला कहलाएगी संतृप्त। वो क्या कहलाएगी, संतृप्त। और जिसमें डबल बॉन्ड, जिस कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी एक डबल बॉन्ड या कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो यहाँ से संतृप्त और असंतृप्त का मैंने थ्योरी भी बता दिया, और साथ में इसमें अब देखोगे कि ये पहला वाला जो था इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है रक्तदाब नापा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद होगा। और मनुष्य की नॉर्मल, अगर स्वस्थ मनुष्य की बीपी कितनी होती है, 120/80, लोअर लिमिट 80 है, अपर 120 है। स्टेथोस्कोप का नाम तो सुना होगा, अगर देखा है तुमने, नाम भले ही ना सुना हो, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्टेथोस्कोप तुम देखा हो ना, गांव में उसको आला कहते हैं। डॉक्टर गले में लटका के रखता है, ऐसे 2 उसमें से निकला रहता है, यहाँ पे कप जैसा कुछ लगा रहता है। एक ही होता है, एक कप जैसा लगा होता है, यहाँ से 2 निकला होता है, दोनों कानों में लगाते हैं, और ये आपकी छाती पे या पीठ पे लगा के वो एक्चुअली साउंड को सुनता है। क्या करता है, साउंड को, तो ये ध्वनि को सुनाने वाला एक यंत्र है, डॉक्टर्स द्वारा यूज किया जाता है, इसको गांव में आला कहते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप की बात करें, ये एक यंत्र है जो छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोमीटर जो है ये एक यंत्र है जो छोटी छोटी दूरियों को नापने के लिए, ये ऐसे गोल आकार का होता है। एक्चुअली ये पाइप का व्यास वगैरह, गोल आकृति का जो मोटाई वगैरह है वो नापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन। तो वो हार्मोन तो साइटोकाइटिन है, साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थायरोक्सिन तो मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन में, और ये थायराइड ग्रंथि द्वारा इसका स्राव होता है। इंसुलिन ये ब्लड में ग्लूकोज और शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तुमने देखा होगा शुगर किसी का कम या ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह भी लगाने पड़ते हैं। और एस्ट्रोजन जो है ये भी मनुष्यों में ही पाया जाने वाला एक हार्मोन है, एस्ट्रोजन। ये शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये एस्ट्रोजन जो है ये एक्चुअली क्या करता है ना, जैसे तुम्हारे सामने कोई अचानक से कोई हादसा हुआ, या अचानक से तुम मतलब कोई जैसे होता है ना, चौंक जाते हो, तो ये तुम्हें उस समय पे एक्टिवेट करता है ये वाला हार्मोन, ठीक है। तो मनुष्यों में पाया जाता है। कुल मिला के जो पादप हार्मोन है वो साइटोकाइटिन है। ऑप्शन नंबर सी, कई बार रिपीट किया है मैंने, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। 16वां, एक लिंगी पुष्प, ये तो मतलब क्या ही बोलूँ, पपीता, कई बार रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। 17वां, पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन मैंने बताया था कि जैसे कोई एक अंग अगर उसका कट गया उसमें से दोबारा आ जाए, या फिर कोई ऐसा जीव जिसको अगर काट दिया तो ये भी एक अलग जीव बन जाए, ये भी एक अलग जीव बन जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा है। हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा पुनर्जनन का बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कह रहा है ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रटाया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 पे चलते हैं। प्राकृतिक परितंत्र है, इंग्लिश में देखो नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। प्राकृतिक परितंत्र, इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट को बनाए रखने वाला। तो गमला तो हो नहीं सकता, हमने किया जल जीवशाला। ये देखो हिंदी से नहीं समझ में आ रहा ना, तो इंग्लिश वाला सब देखना। एक्वेरियम, तुमने देखा होगा ऐसे बड़ा सा शीशे का वो बना देते हैं, इसमें मछलियाँ, कुछ लोग कछुए वगैरह रख देते हैं। तो एक्वेरियम में भी हमने बनाया, तो ये भी नेचुरल नहीं है। खेत भी नेचुरल नहीं हमने बनाया। वन जो है ये नेचुरल होते हैं, फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं
मतलब प्रोड्यूसर इन फूड चेन, कौन प्रोड्यूस करता है, कौन जो है वो किसी से मांगता नहीं है, खुद बनाता है, तो वो होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, या फिर इंग्लिश में कह सकते हो ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये होते हैं उत्पादक। ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया करके खुद भोजन बनाते हैं, खुद चीज उस पे, बल्कि पौधों पे फिर वो खरगोश वगैरह, हिरन वगैरह ये लोग डिपेंडेंट हैं, उस पे शेर है। तो मतलब आहार श्रृंखला में अगर देखें तो प्रोड्यूसर जो है वो यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूहा बिल्ली खरगोश तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया। और आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में दबा के थोड़ा शेयर करो, व्यूज़ आएंगे तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, फालतू इधर उधर की बातें मैं करता नहीं हूँ। तो अगर आप यहाँ तक बने हुए थे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।